शिवा अपने पिता रामदीन के साथ ठेले पर मटका आमरस बेच रहा था। कुछ लोग ठेले के पास खड़े आमरस ले रहे थे। शिवा बेटा, जरा देख तो, मटका खाली होने वाला है, दूसरा निकाल ला। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां आते हैं। अरे रामदीन भाई, तुम्हारे मटके वाले आमरस की तो मिठास जैसे बरसों पुरानी यादें ताजा कर देती है। काका, ये तो बस भगवान की कृपा है। लेकिन बेटा शिवा, तुम कब तक यही गांव में आमरस बेचते रहोगे? तुम्हें तो इसे शहर तक पहुंचाना चाहिए। यही तो मेरा सपना है काका। मैं चाहता हूँ कि पिताजी का बनाया हुआ आमरस पूरे देश में मशहूर हो। लेकिन शिवा की आवाज में मायूसी झलकती है। लेकिन क्या बेटा? घर की हालत ठीक नहीं है काका। माँ की तबीयत खराब है और संगीता की पढ़ाई भी रुकने वाली है। इतना सब संभालूं या सपनों के पीछे भागूं? हिम्मत मत हार बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, तू बस कोशिश करता रहे। शिवा गंभीर हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। शाम को शिवा घर लौटकर माँ गौरी के पास बैठा होता है। शिवा बेटा, आज दिन भर बहुत थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। अगले दिन शिवा अपनी बहन संगीता को स्कूल से लेने जाता है। संगीता उदास खड़ी होती है। संगीता, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? भैया, फीस भरने का आखिरी दिन कल है। अगर पैसे नहीं भरे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इधर ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठा हुआ होता है। उसका बेटा रवि उसके पास आता है। रवि, सुना है शिवा का आमरस पूरे गांव में नाम कमा रहा है। हाँ बाबा, लेकिन मैंने उसे रास्ते पर लाने का इंतजाम कर लिया है। कल उसके ठेले का ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा उसके पास से कोई आमरस लेने ही नहीं आएगा। अच्छा किया, गरीबों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। अगली सुबह शिवा का ठेला लगा हुआ था। रवि अपने गुंडों के साथ आता है और ठेले पर तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। रवि, ये क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। शिवा, तेरी औकात याद दिला रहा हूँ, अब तू बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे। शिवा गुस्से और बेबसी के साथ रवि को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लोग डर कर वहाँ से हट जाते हैं। शिवा टूटे ठेले को देखकर निराश हो जाता है। शिवा बेटा, अब और मत कर। ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हमें कुचल कर रख देंगे। पिताजी, अगर हम अभी हार मान गए तो हमेशा हारते ही रहेंगे। मैं अपने सपने के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात रामदीन बीमार पड़ गया। रामदीन ने कांपती आवाज में शिवा को बुलाया और कहा, शिवा बेटा, आमरस की पहचान को दूर तक ले जाना ये तेरा ही सपना नहीं बल्कि मेरा भी सपना था। रामदीन ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। शिवा और गौरी की दुनिया जैसे ठहर गई। शिवा ने पिता की आखिरी बात दिल में बसा ली। अब ये सपना पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। कुछ दिन बाद शिवा अपने ठेले को सही करके आमरस परोस रहा था। तभी शहर से आई एक लड़की पारुल ठेले पर आती है। भैया, एक कटोरी आमरस देना, सुना है बहुत लाजवाब होता है। जी दीदी, बिल्कुल, ऐसा आमरस कहीं नहीं मिलेगा, स्वाद एकदम घर जैसा। शिवा कटोरी में आमरस डालकर पारुल को देता है। पारुल एक चम्मच चखती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतना स्वादिष्ट आमरस, बिल्कुल देसी आमों की मिठास। ये मेरे पिताजी की खास रेसिपी है दीदी, सालों से यही स्वाद बनाए रखा है। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। शहर में मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर तुम्हारा ये आमरस लोगों तक पहुँचे तो पूरे देश में इसकी धूम मच जाएगी। सच दीदी, लेकिन हम तो बस यहाँ ठेला लगाते हैं, इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा? सपना देखने वाले ही उसे पूरा करते हैं शिवा। मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हूँ, देखते रहना, कमाल हो जाएगा। पारुल वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। शिवा थोड़ा असमंजस में होता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। शिवा अपनी माँ गौरी के पास बैठा हुआ होता है। संगीता पढ़ाई कर रही होती है। तभी रामू काका तेजी से अंदर आते हैं।
अरे शिवा, खबर सुनी? तुम्हारा आमरस पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शहर के लोग भी चंदनपुर आने लगे हैं। सच काका? अरे हाँ बेटा, अब तो दूर दूर से लोग तेरे आमरस का स्वाद चखने आ रहे हैं। पिताजी का नाम अब गांव से बाहर भी मशहूर हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मेरा इलाज हो सकेगा। भैया, अब मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। हाँ माँ, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। पिताजी का नाम पूरे देश में होगा। ठाकुर प्रताप सिंह और रवि आपस में बात कर रहे थे। पिताजी, ये शिवा तो अब बड़ा आदमी बनने की राह पर है। लोग उसे गांव का हीरो मानने लगे हैं। इतनी जल्दी उड़ान, मुझे ये मंजूर नहीं। क्या सोचा है आपने? फर्जी कागजात बनवाकर उसकी जमीन हड़प लूंगा, गांव वालों को भी उसके खिलाफ कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे वो मटका आमरस बेचता है। शिवा आमरस बेच रहा था, तभी ठाकुर के आदमी गांव वालों को इकट्ठा करके वहां लाते हैं। सुनो गांव वालों, शिवा ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, अब ये जमीन मेरी हो गई है। ये अब तक तुम सबको धोखा दे रहा था। ये झूठ है ठाकुर साहब, मैंने कोई जमीन गिरवी नहीं रखी। कागजात तो सबूत होते हैं शिवा, देख ये रहे। रवि फर्जी कागजात दिखाता है। कुछ गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अगर कागजात सही है तो शिवा ने धोखा दिया है। शिवा से ये उम्मीद नहीं थी। शिवा बेटा, ये क्या हो रहा है? काका, ये सब साजिश है। मैं कभी अपनी जमीन गिरवी रख ही नहीं सकता। अब कानून का सामना कर शिवा, तेरे सपने यही खत्म हो जाएंगे। शिवा माँ और संगीता के साथ बैठा था। सबकी आंखों में चिंता थी। शिवा बेटा, अब क्या होगा? कहीं हम घर से बाहर ना निकाल दिए जाएं। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा सपना है और पिताजी की मेहनत को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। सच्चाई की जीत जरूर होगी। शिवा परेशान बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग रमेश काका पास आकर बैठते हैं। तू अकेला नहीं है बेटा, गांव के लोग तेरे साथ हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ठाकुर की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। शिवा रमेश काका की बातों से प्रेरित होकर गांव के किसानों से मिलने जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा आमरस सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये हमारी मेहनत और गांव की पहचान है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसे पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम तुम्हारे साथ हैं शिवा। अब ठाकुर की दादागिरी नहीं चलेगी। शिवा तहसीलदार को कागजात दिखा रहा होता है। ये कागजात तो पूरी तरह से फर्जी हैं। ठाकुर ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसे कानून सिखाना पड़ेगा। शिवा और गांव वालों ने मिलकर ग्रामीण मटका आमरस सहकारी संस्था की स्थापना की। भाइयों और बहनों, अब हम सब मिलकर मटका आमरस को देश भर में पहुंचाएंगे। गांव के किसानों का आम भी हमारे मटके में मिलेगा और इससे हम सबका भला होगा। गांव वाले पंचायत में इकट्ठा होते हैं। तहसीलदार सबूतों के साथ पहुंचता है। ठाकुर प्रताप सिंह की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। तहसीलदार गांव वालों को संबोधित करते हुए कहता है, गांव वालों, ये रहे सबूत। ठाकुर ने शिवा की जमीन के फर्जी कागजात बनवाए थे। अब कानून उसे इसकी सजा देगा। ठाकुर को गांव से बाहर करो। हाँ हाँ, ठाकुर को गांव से निकालो। तुम सब पछताओगे। अब गांव का हर आदमी अपनी किस्मत खुद लिखेगा ठाकुर। अब तेरा डर किसी पर नहीं चलेगा। गांव वालों ने एकजुट होकर ठाकुर रवि और उसके गुंडों को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद शिवा का मटका आमरस अब बड़े शहरों के होटलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहा होता है। शिवा, अब तुम्हारा आमरस पूरे देश में मशहूर हो गया है। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की मेहनत की जीत है। अब हमारा आमरस पूरे देश का स्वाद बन गया है। तेरे बाबा का सपना पूरा हो गया बेटा। और भैया, अब मैं भी जल्द ही डॉक्टर बन जाऊंगी। अब चंदनपुर का नाम पूरे देश में होगा।
शिवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत, सच्चाई और संघर्ष ने उसे वो सफलता दी थी जिसका उसने सपना देखा था। अब मटका आमरस सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि संघर्ष की जीत की कहानी बन चुका था। समयगंज नाम का एक गांव था। वहाँ श्याम और राजेश दो दोस्त रहा करते थे। श्याम एक कुम्हार का बेटा था और राजेश के पिता एक छोटी सी मिठाई की रेहड़ी लगाया करते थे। राजेश और श्याम दोनों का मन अपने पिता के कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। बड़े दिन हो गए यार, हमने कोई कारनामा नहीं किया। पैसों की किल्लत से ही तो मैं हताश हूँ, बाकी सब तो मेरी जिंदगी में अच्छा ही चल रहा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम जाकर एक बार अपने अपने पिता से पैसे मांग कर देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। श्याम और राजेश दोनों ही अपने घर जाते हैं। राजेश पिताजी से पैसे मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं और श्याम दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। बेटा, तुम तो जानते हो घर की परिस्थिति क्या है, फिर भी पैसे मांग रहे हो। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगता हूँ तब आप मुझे ऐसे ही बहाने देते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून से इस घर में नहीं रहा हूँ। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। राजेश अपने पिता की एक नहीं सुनता और घर छोड़कर चला जाता है और जाकर श्याम से मिलता है। यार, मेरे पिताजी ने तो पैसे देने से मना कर दिया। दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने गुरु से मिलते हैं। गुरुजी, गुरुजी, कहाँ हैं आप? यहाँ हम परेशान हैं और आप हैं कि सो रहे हैं? उठिए। कुछ देर उनका दरवाजा खटखटाने के बाद गुरुजी ने दरवाजा खोला और कहने लगे, क्या है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों ने चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया? हम बस शक्ल से चोर लगते हैं थोड़ी ना। गुरुजी, हम आपके पास चिंतित होकर आए हैं, हमारी समस्या को समझिए। क्या बताएं गुरुजी, हमारे पास ना कोई काम है और ना व्यापार। जहाँ भी हम नौकरी के लिए जा रहे हैं वहाँ से भगा दिए जा रहे हैं। हम क्या करें? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे पिताजी कुम्हार का काम करते हैं और तुम हो कि मेरे पास आकर रो रहे हो। सिर्फ मटका और मिट्टी के कुछ सामान बेचकर घर नहीं चलता गुरुजी। अगर वैसे ही घर चल जाना होता तो बचपन से ही चल गया होता ना। हम इस तरह से गरीब थोड़ी ना होते। मेरे पिता के पास भी तो मिठाई की दुकान है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। हमें उससे कोई फायदा नहीं होता। दुकान में बनाई हुई मिठाई कई दिनों तक वैसे ही पड़ी रहती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लोगों की गलती नहीं है इसमें, गलती तुम्हारी है। अगर कुछ नया करोगे तभी तो लोग तुम्हारी दुकान से सामान खरीदेंगे। हमेशा रोते रहने से जीवन थोड़ी ना चलता है। गुरुजी से इतनी बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले गए और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, यार वैसे तो गुरुजी ने सब ठीक ही कहा है। हम दोनों बेरोजगारों को कुछ नया सोचना होगा, तभी कुछ बात बनेगी, वरना हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। तुम कल मेरे पास छोटे छोटे मटके बनाकर ले आना। छोटे छोटे मटके? उससे क्या होगा? तुम बस कल बना कर ले आना और मेरा कमाल देखना। राजेश के कहने से श्याम पूरी रात जाग कर छोटे छोटे मटके बना लेता है और अपने साइकिल से जुड़ी हुई ठेले पर लेकर रख देता है। ये हो गए मेरे मटके तैयार। कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ कि राजेश के मन में आखिर है क्या। श्याम अपने बनाए हुए छोटे से मटके को लेकर राजेश के मिठाई के दुकान के पास चला जाता है। अरे आ गया मेरा दोस्त, तुमने तो बहुत ही अच्छा मटका बनाया यार। अरे हाँ बाबा, लेकिन इसका करोगे क्या? तुम सबसे पहले ये जलेबी खाओ, इसे मैंने बनाया है। श्याम राजेश के हाथों से जलेबी ले लेता है और उसे खाने लगता है। बड़ी स्वादिष्ट जलेबियाँ हैं ये तो। तुम इतनी अच्छी जलेबी बनाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखा मेरे हाथ का कमाल? मैंने कहा था ना कि ऐसी जलेबियाँ बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे, और देखो बना दिया मैंने। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ये मटके, ये जलेबियाँ, इनका करना क्या है? उतने में ही वहाँ पर राजेश के पिता एक मिठाई का ठेला लेकर आते हैं, जिस पर लिखा होता है मटका जलेबी की दुकान। ये लो बेटा, जैसा तुमने कहा था मैं वैसा ही लेकर आ गया। जी पिताजी, ठीक ऐसा ही मैं चाहता था। आपका लाख लाख शुक्रिया। बस अब आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए
ताकि हम अपना व्यापार अच्छे से कर सकें। अब मैं सारा माजरा समझ चुका हूँ। तुम मटका जलेबी का व्यापार करना चाहते हो ना? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ तुम भी। हर दिन तुम मुझे मटके बनाकर देना और मैं जलेबियाँ बनाकर उसमें बेचूंगा। क्या कहते हो? अब सोच ही लिया है दोस्त, तो चिंता किस बात की। हम अभी इस व्यापार का श्री गणेश करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और क्या था, राजेश और श्याम दोनों ने ही मटका जलेबी का व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका मुनाफा बहुत ज्यादा होने लगा। श्याम अच्छे से छोटे छोटे मटके बनाकर लाता और राजेश उसमें अपनी बनाई हुई जलेबी चाशनी के साथ लोगों को परोसा करता। उन्हीं बीच एक दिन झिलमिल श्याम और राजेश के दुकान में गई और कहने लगी, भैया मुझे 1 प्लेट जलेबियाँ देना। आपके यहाँ की जलेबियाँ खा खा कर मैं तो मोटी होती जा रही हूँ और आपके बेचने का तरीका बहुत ही अनोखा है। अरे इसीलिए तो व्यापार कर रहे हैं हम। हमारी मटका जलेबी पर किसी की नजर ना लगे। झिलमिल ऐसे ही राजेश और श्याम की दुकान पर जाकर जलेबियाँ बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में झिलमिल ने अपनी खुद की एक मटका जलेबी की दुकान खोल दी। अरे आओ 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 मटका जलेबी खाओ। अरे आओ 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 मटका जलेबी खाओ, पेट भर के खाओ, सामने वाले की दुकान से आधे दामों पर। अरे वो, तुमने तो मटका जलेबी बहुत ही सस्ती और अच्छी कर दी। और ऐसे ही झिलमिल ने श्याम और राजेश का व्यापार बहुत ही खराब कर दिया। झिलमिल के मटका जलेबी की दुकान की वजह से राजेश और श्याम की ग्राहकी कम हो गई। एक तो इतने दिनों बाद खुद पर कॉन्फिडेंस आया था कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। राजेश और श्याम का व्यापार पूरा ठप हो गया। तब जाकर ये सारी चीजें उन्होंने अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी, अब हम क्या करें? उस लड़की ने सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं हुआ बच्चे, जाओ जाकर अपना ठेला देखो, वहाँ तुम्हें कुछ अच्छा नजर आएगा। गुरुजी, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। गुरुजी, राजेश ठीक कह रहा है। फिलहाल हम मजाक के मूड में नहीं हैं। अगर मजाक हुआ तो मेरी मूछें उड़ा देना। श्याम और राजेश दोनों ही अपने ठेले की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि राजेश और श्याम का मटका जलेबी का ठेला अब मटका रबड़ी जलेबी बन गया है, जिसे देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। ये क्या, हमारा ठेला तो बहुत ही अच्छा और बड़ा हो गया है। इसे देखकर तो मजा आ गया। हाँ, वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्याम और राजेश का ठेला इतना अच्छा था कि लोगों की वहाँ भीड़ उमड़ आई और लोग बड़े चाव से मटका रबड़ी जलेबी खरीद कर खाने लगे। वाह भाई वाह, गुरुजी की कृपा से हमने इतना अच्छा मटका रबड़ी जलेबी का व्यापार खोल दिया। कुछ भी हो, लेकिन सबके जीवन में ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो ऐसे वक्त में सबकी मदद करे। सही कहा राजेश तुमने। अब बस उस झिलमिल की बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। श्याम और राजेश बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर झिलमिल आ गई और कहने लगी, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मेरे दुकान में जो भी लोग आ रहे थे सब उधार का खा रहे थे, इसलिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। क्या मैं आपके दुकान में अब काम कर सकती हूँ? आप जो भी तनख्वाह देंगे मुझे मंजूर है। अब मैं कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं करूँगी। बिल्कुल, हम तुम्हें काम देंगे। हमें भी तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। और ऐसा ही हुआ। राजेश और श्याम की मटका जलेबी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। मटके में रबड़ी डालकर उसमें जलेबियाँ बेचकर उन्होंने अपना व्यापार बहुत अच्छा कर लिया और बहुत ही बड़ा बना लिया। देखा, हमारे बच्चे कितने सुखी हो गए। ये सब गुरुजी की माया है। सब कुशल मंगल हो रहा है। राजेश और श्याम झिलमिल को अपने व्यापार में नौकरी देकर खुशी खुशी रहने लगे।